जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका चौथा लेक्चर देखने वाले हैं। तो बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहनत अभी काफी नहीं है ख्वाबों को पाने के लिए। मेहनत अभी काफी नहीं है ख्वाबों को पाने के लिए, अभी और परिश्रम करना होगा अपनी किस्मत चमकाने के लिए। और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को भी मेहनत करना पड़ेगा। तो दिन रात एक कर दीजिए अपने किस्मत को चमकाने के लिए। अगर आपका कोई भाग्य बना सकता है तो आप खुद हैं, आप दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सिकंदर ने कहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो बैनर है, यही बैनर जो हम लोग को प्रेरित करता है, और आप पढ़ रहे हैं जुनून बैच के तहत, जो कि बिल्कुल फ्री है। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए फ्री बैच होने वाला है, और ये बिल्कुल फ्री में चल रहा है। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा, ऑल पर सेट करना पड़ेगा। जब भी आपको वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। और उसके लिए आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इन सब का जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए। और पीडीएफ नोट्स फ्री में पाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स भी फ्री में मिले, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक, आप नीचे जाओगे देखोगे टेलीग्राम लिंक, और व्हाट्सएप चैनल लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन करना होगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में आगे बढ़ाया जाए। तो पहला जो टर्म है हम लोग समझते हैं कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। तो यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में यदि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ये तार है, तो इसके अनुप्रस्थ काट से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना चाहिए? एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18। तब हम लोग बोलेंगे उससे प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वो क्या है भैया? एक कूलम आवेश है। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारा चीजें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं। तो वही चीजें जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो उससे प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वो एक कूलम आवेश होगा। यहाँ पर दो बातें देख रहे हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? एक कूलम आवेश में जो होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर किसी का मात्रक है पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.25 × 10⁻18 जूल होता है। ठीक है, कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए आपके सामने एक नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी वस्तु पर 2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी और उसका मान बताना है। आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो धनावेशित होता है। क्या होगा भाई? धनावेशित। कितना मान होगा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कि आवेश की प्रकृति जो होगी वो धनात्मक होगी। क्यों होगी भैया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसने बोला है कि कमी है, तो किस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेशित होगा। तो अब देखिए एन का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया है? एन का मान आपको दिया है 2 × 10⁻15, एन का मान हो गया, और क्यू का मान आपसे पूछा है। तो आवेश के क्वांटिमीकरण से हम लोग क्या जानते हैं गुरु? Q बराबर एन, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस को भी साइड रखते हैं, Q बराबर एन। और ये क्या हो जाएगा? 6.25 × 10⁻15 जो एन का मान है यहाँ पर जो दिया है उस एन का मान रख देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसको रख देते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 1.6 × 2 तो ये जगह 3.2, और माइनस के 19 है, ये प्लस के 15 है। तो इस तरीका से देखेंगे तो कितना आवेश हो जाएगा गुरु? 3.2 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश होगा। कंप्यूटर महोदय आगे बढ़ाया जाए।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु पर 6 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि प्लस है, तो प्लस आवेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये 100% हो गया। आप सब स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, इसके बाद सब हट जाएंगे। अगर नहीं हटे थे तो फिर हम लोग आगे देख भी लेंगे। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में कहेंगे कि सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आज के सेशन के पूरे सेशन को हम स्क्रीनशॉट के रूप में आपको बोल देंगे कि स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्यूटर महोदय से बोला जाएगा कि एक एक करके आपके पास स्लाइड प्रस्तुत करेंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए, तो हम लोग इसको देखते हैं। ये जो प्रश्न है इसका आंसर तो देख लीजिए। यहां पर आवेश हमको दिया है Q बराबर 6 माइक्रोकूलम। तो ये 6 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को हम लोग कूलम में बदल लेते हैं। तो 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस के 6, 10 के पावर माइनस के 6। ये बात हम लोग समझे। तो ये मिल गया, तो माइक्रो की जगह 10 के पावर माइनस 6 कूलम कर देते हैं। एन आपको बताना है, तो आवेश के क्वांटिमीकरण से हम लोग क्या जानते हैं, Q बराबर एन ई। तो Q का मान आपको दिया है 6, कितना दिया है यहाँ निकाले हम लोग। Q का मान 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6। एन का मान आपको पता नहीं है, एन का मान पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान तो पता है। इसको हमने यहाँ पर भाग दे दिया। तो ये क्या होगा भैया, तो ये जो है एन को ही पर रखेंगे तो ये गुणा में है तो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ एन बराबर 6 गुणे 10 के पावर 6 कूलम, और ये 1.6, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 10। कूलम से कूलम को काट देते हैं और यहाँ पर काट देते हैं 2 से। 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। आइए देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 3/8। 3/8 नहीं, 10 को इधर गुणा कर देते हैं, तो 10 30/8 हो गया। अभी माइनस के 6 है, ये भी माइनस ही तो हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस के 19। 30 में 8 से भाग देंगे तो 3.75, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 13। कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि इस पर जो आवेश दिया गया है वो प्लस दिया गया है। लास्ट में सब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा एक एक करके। कंप्यूटर महोदय से कहा जाएगा कि आप इसको आगे बढ़ाइए। चलिए, ज्यादा आगे हो गया। ये हम लोग अभी देख रहे थे, ये वाला तो अभी पढ़े ही है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है भाई, तो किसी चालक से 1 सेकेंड में 10 गुणे 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। यानी 1 सेकेंड में किसी चालक से जो प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है। तो 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग को बताना है। तो अब हम लोग देखते हैं भैया क्या होगा। तो 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आप जानते हैं पहले से बताया गया था कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में जो आवेश, 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होगा तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में लगा समय जो है 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो आप जैसे जानते हैं कि 5 कलम का मूल्य अगर 50 रुपया है, आप लोगों ने इस तरीका का प्रश्न देखा होगा कि 5 कलम का मूल्य जो है वो 50 रुपया है। 1 कलम का मूल्य कितना हो जाता था, 50/5, ऐसा हम लोग करते थे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा वही चीज कि इतना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं 10 के पावर 9, उससे हम लोग भाग दे देंगे। अब देखिएगा 6.25 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 1 कूलम आवेश प्रवाहित करना है। तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करना होगा, तो हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करना होगा। तो इसको ला करके इसके साथ गुणा करेंगे और सोल्व करेंगे। तो आप देख लो, ये हमारे पास है 9, तो ऊपर है 18, तो 9 में से 18 घटेगा तो 18 में से 9 घटा देंगे, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए हम लोग आगे अब बात करते हैं। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देख रहे हैं कि निर्वात या वायु में 1 कूलम का आवेश
परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक कूलम का जो आवेश है वो निर्वात में कितना दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दो आवेश हमारे पास है 1 कूलम का, और निर्वात में कितना दूरी पर स्थित है, तो 1 मीटर की दूरी पर है। तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो आवेश जो है, एक क्या है, Q1 है, Q2 है, और इस पूरे चीजों को हमने निर्वात में रखा है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इस पर भी आवेश 1 कूलम है, इस पर भी आवेश 1 कूलम है, और इसके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो Q1 का मान है 1 कूलम, Q2 का मान है 1 कूलम, और जो R है वो कितना है, 1 मीटर है। तो F का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग कूलम के नियम से जानते हैं, कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 बटा K R स्क्वायर। ये चीजें तो हम लोग जानते ही हैं। अब देखो K का मान हम लोग पहले से जानते हैं कि 9 × 10 की पावर 9 होता है। Q1 का मान 1 कूलम दिया है, Q2 का मान 1 कूलम दिया है, R का मान 1 दिया है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 × 1 बटा K का स्क्वायर तो खत्म। तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। तो F का मान 9 × 10 की पावर 9, और यही तो है K। कौन है भाई, K। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, F बराबर K। तो यहां से ये साबित हो रहा है कि अगर 1 कूलम का आवेश निर्वात में 1 मीटर के दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो K के बराबर होगा, K के मान के बराबर होगा। और K का मान कितना होता है भैया, तो K का मान हम लोग जानते हैं, K बराबर जो होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हम लोग K का मान जानते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है। उस टॉपिक को समझेंगे कि इस टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। तो परावैद्युतता है या विद्युतशीलता है। परावैद्युतता या विद्युतशीलता जो होता है किसी पदार्थ का एक गुण, क्या है भाई, एक गुण है जो यह बताता है कि उसके उपस्थिति में उस पर लगने वाला बल कितना होगा। उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए कि भैया किसी पदार्थ का वह गुण, माने ये जो है आपके पास, यह किसी पदार्थ का एक गुण है। परावैद्युतता क्या है, तो किसी पदार्थ का एक गुण है जो यह बताता है कि इसके उपस्थिति में बल कितना लगेगा। ठीक है। यानी परावैद्युतता जो है एक पदार्थ का गुण है जो बताता है कि इसके उपस्थिति में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा उसका मान कितना होगा। नेक्स्ट है परावैद्युत पदार्थ। तो मैंने जब शुरुआत किया था उस समय बताया था कि परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होता है, उसके गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसा कुचालक पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 9 के बराबर होती है। मान के चलिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। जैसे अब आपको कोई पूछेगा कि सर परावैद्युत पदार्थ का एग्जांपल बताइए, तो क्या हो जाएगा, एबोनाइट, कांच, रबर, कागज, तेल लगा तेल और पॉलीप्रोपेलीन, ये जो भी पदार्थ हमने लिखा है ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये सारे के सारे जो है वो है परावैद्युत पदार्थ। कंप्यूटर महोदय इसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि परावैद्युत पदार्थ का अनुप्रयोग। परावैद्युत पदार्थ का अनुप्रयोग क्या होता है, इसको हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर देखिए कि जो परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ का अनुप्रयोग सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग संधारित्र के अंदर करते हैं। आप देखते होंगे कि पंखा के बीच में कैपेसिटर बैटरी की तरह लगा रहता है, उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई, तो उसके बिना आकार में परिवर्तन किए ही उसकी धारिता बढ़ाने के लिए हम लोग उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग संधारित्र के प्लेटों के बीच किया जाता है ताकि समान आकार में अधिक धारिता रह सके। दूसरा है कि परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपने देखा होगा कि परावैद्युतांक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और आपेक्षिक परावैद्युतता या आपेक्षिक विद्युतशीलता, दोनों बात क्या है, सेम है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं।
तो ये क्या है भाई, तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु, निर्वात बोलो चाहे वायु बोलो, निर्वात या वायु के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। यानी आपको हम बता दें कि किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, यानी ऊपर माध्यम का विद्युतशीलता रहेगा और नीचे जो रहेगा वो निर्वात की विद्युतशीलता रहेगी, उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां से अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन के जगह पर, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। कई लोग ये जो एप्सिलॉन आप देख रहे हैं इसको के बोलते हैं, कई बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो के बराबर या एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन आर हो जाता है। ओके, चलिए, यह बीमाहीन है, यानी कि परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक परावैद्युतता का कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, लास्ट में आप सबका स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इस जो है इसका पीडीएफ पैनल भी जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर महोदय आगे बढ़ाइए। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता, ये हम लोग देखने वाले हैं कुछ पदार्थ के बारे में। क्या देखने वाले हैं, कुछ पदार्थ। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं भाई। इसको हम अलग से डिफाइन किए हैं, उस पर किसके बल के पद में बताया गया है। अभी आपने देखा था वो किसके पद में था, अभी जो आपने देखा था ये जो चीजें थी वो किसके बारे में था भाई, तो हम लोग निरपेक्ष विद्युतशीलता के टर्म में था, यही चीजें था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बल के टर्म में पढ़ने वाले हैं, उसका ये दूसरा डिफिनीशन है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है भाई, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता जो है, तो निर्वात में मान लेते हैं कि दो आवेश है मेरे पास, तो पहले निर्वात में स्थित है, तो निर्वात में स्थित है तो उस पर बल लगेगा। फिर उन्हीं दोनों आवेशों को हम उठा करके किसी माध्यम में ला दिए और उन दोनों आवेशों को माध्यम में लाने पर भी कोई ना कोई बल लगेगा। तो दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को, दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं गुरु, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बोलते हैं। वही लिखा है, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F0 तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतता या परावैद्युतांक कहते हैं, और इसे भी एप्सिलॉन आर के द्वारा वही बतिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन एम, तो निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और ये माध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर एप्सिलॉन है। अब इस सबको हमने क्या किया, कटा दिया। कटा देने के बाद क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बना है 1 और ये हो गया एप्सिलॉन, तो 1/एप्सिलॉन। फिर इसके टंगड़ी पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा, चला जाएगा ऊपर, ही चलाएगा नीचे, यानी इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, और हमने आपको बोला था कि एप्सिलॉन को हम लोग के कहते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर के, और यहां से निकालेंगे एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। और किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 से अधिक होता है। आप जो वायु का बोलते हैं कि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, वायु के लिए 1 होता है, वो 1 नहीं होता है, वो लगभग 1.0059 होता है। लेकिन वायु के लिए बात कर रहे हैं, हवा के लिए, लेकिन हम लोग इसको किसके बराबर मान के चलते हैं, 1 बराबर। यानी किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक 1 या 1 से अधिक होता है, 1 से कम नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। ओके, चलिए, तो 1 से छोटा तो होता नहीं है, ठीक, 1 से बड़ा ही होता है, लेकिन हार्डली हम लोग 1 मान लेते हैं वायु का। अब हम लोग कुछ पदार्थों के जो परावैद्युतांक देखेंगे, और वो कितने डिग्री पर देखने वाले हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो कुछ परावैद्युतांक जो है, कुछ पदार्थ जो है, और ये पदार्थ कैसा है, परावैद्युत पदार्थ है, कुछ अलग पदार्थ है। तो जैसे अगर कोई पूछे हवा या वायु या निर्वात, एक ही बात है, उसका परावैद्युतांक कितना होता है गुरु, 1। पानी का परावैद्युतांक 80, धातु या चालक, धातु या चालक का क्या होगा। अब मैं सोना का पूछ दूं, लोहा का पूछ दूं, चांदी का पूछ दूं, तांबा का पूछ दूं, तो जो भी धातु है उन सभी धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होगा,
एबोनाइट का या एम्बर का 2.8 होता है, और कांच का जो होता है 5 से लेकर के 10 के बीच में ये वैरी करता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्रिस्टल, पीवीसी का फुल फॉर्म हो जाता है पॉलीविनाइल क्रिस्टल, और इसका जो होता है 4.5 होता है, और मोम का जो है ये वेरी करता है 2 से लेकर के 2.3 तक। ठीक है, हम लोग अभी देखे इसमें जो ऊपर से 3 लिखा गया है, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में हम लोग, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछ चुका है, हवा, वायु, निर्वात, पानी और धातु का। तो इन तीनों को आप लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीका से याद कर लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये भी कई बार 2 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में भी आ जाता है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हम लोग मान लेते हैं कि माना 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, जिसका मूल बिंदु O से O के जो सापेक्ष स्थिति सदिश है वो क्रमशः जो है, क्रमशः यहाँ पे छूट गया है, क्रमशः क्या हो जाएगा, क्रमशः R1 तथा R2 है, क्रमशः R1 तथा R2 है। क्रमशः R1 तथा R2 है, तथा Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश वो क्या दिया है, वो R21 वेक्टर दिया हुआ है। इसको भी हम समझा देते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ R12 मतलब 1 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश 2 के सापेक्ष, यही हम लोग अपवर्तनांक में भी देखते हैं, कहीं पे लिखा है N12 तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। अगर 21 लिखा है तो 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। इसको लिखते हैं हम लोग क्या, N1 बटा के N2, और इसको लिखते हैं N2 बटा के N1। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि NAB, तो इसको लिख सकते हैं NAB, और इसको लिख सकते हैं NA बटा के NB। कई लोग ये जो n है उसको म्यू के द्वारा, अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। वो फिजिक्स में हम लोग देखते हैं, जो प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन है वहां पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर इसको पढ़ते हैं, उसको बेहतरीन तरीका से आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी ये जो सदिश निरूपण है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो देखते हैं। एकदम इसको शॉर्टकट भी समझाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस है, ये x है, ये क्या है, y है, और ये है z, और ये मूल बिंदु O है। इसके सापेक्ष जो है स्थिति सदिश जो है वो क्या दिया गया भाई, यहां पर एक आवेश जो है वो Q1 है, ये Q1 आवेश है। तो इसका स्थिति सदिश जो दिया है वो R1 वेक्टर दिया है, और एक आवेश यहां पर है वो Q2 है, और इसका स्थिति सदिश जो दिया गया है वो R2 दिया है। इन दोनों के सापेक्ष स्थिति सदिश निकालेंगे, यानी Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, तो इसको लिख देंगे R21 वेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, इसके कारण इस पर बल लगेगा जो इधर लगेगा। तो इसके कारण जो स्थिति सदिश होगी, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई वेक्टर A है, कोई वेक्टर A है, तो इसके स्थिति सदिश को A कैप के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये R21 है, तो इधर जाएगा, तो ये किसके कारण बल लग रहा है, तो 2 पर 1 के कारण, तो ये हो जाएगा R21 कैप। कैप है मतलब इकाई सदिश से दिशा बताने के लिए उपयोग होता है, और इस पर जो बल लग रहा है इसके कारण, तो ये हो जाएगा R12 कैप। ये स्थिति सदिश के लिए हम लोग इसका उपयोग करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तो एक एक करके बात करेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से बात करेंगे तो आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल, तो ये जो बल होगा वो क्या मिलेगा, 1 1 पर, तो 1 2 ऐसे लिखेंगे, 1 पर 2 के कारण बल।
तो हम लोग बल निकालने के 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये F21 है। तो हम लोग Q1 से Q2 जाए चाहे Q2 से Q1 आए, दूरी तो सेम ही होगा, लेकिन इसी के टर्म में लिखते हैं R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका तो होल स्क्वायर, और इसका जो दिशा है यानी अनप्रदू के कारण जो बल है वो इधर लग रहा है। तो इधर डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया है, R21 कैप लगाया है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः बात करते हैं, पुनः आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल की बात करते हैं। तो ये जो बल होगा F21 होगा, F21। तो F21 जो होगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा के R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा R21 कैप, R21 कैप। क्यों इधर लिखे हैं, क्योंकि 1 पर 2 के कारण जो बल है, सॉरी 2 पर 1 के कारण बल, यानी ये जो 2 है इस पर 1 के कारण बल तो इधर लगेगा, तो उसके डायरेक्शन को 21 कैप हमने लगाया है और दिशा बताने के लिए कैप का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों समीकरण से तुलना करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से अगर बात करिएगा, 1 तथा 2 से क्या होगा, तो 1 तथा 2 से हम लोग देख रहे हैं इन समीकरण में ये भी 1/4πε0 1/4πε Q1 Q2 1 से लेकर के 2 तक, यानी Q1 से Q2 तक का दूरी या Q2 से Q1 तक का दूरी, ये दोनों बराबर है। यानी बात करें कि इन दोनों में ये वाला बात और इसमें ये वाला बात सेम है। थोड़ा सा लेकिन आपको भ्रम हो रहा होगा कि सर ये 1 2 है और ये 2 1 है, तो भैया ये दूरी है ना है, तो आप यहां से यहां दूरी जाओ चाहे यहां से यहां दूरी जाओ, सेम है ना, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो समीकरण तुलना करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत डायरेक्शन को बताने के लिए F21 वेक्टर जो होगा वो माइनस के F21 हो जाएगा। ये केवल डायरेक्शन के बारे में बात हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों एग्जैक्ट बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये जो है कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के, चाहे कूलाम बल जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। फिर आगे बढ़ते हम लोग, इसी चीज को हमने यहाँ पे शॉर्ट में समझाया। वो वेक्टर जो है कार्टेशियन प्लेन का सहायता लेकर के नहीं, हमने सिंपल समझाया है कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है Q2 है। तो इस पर लगने वाला, इसके कारण इस पर लगने वाला जो बल है, इसके कारण इस पर लगेगा F21, इसके कारण इस पर लगेगा 2 1, यानी 1 पर 2 के कारण, आई जो है 2 पर 1 के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, फिर समझा देते हैं आपको। अब देख लीजिए, ये बिंदु A है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो ये जो Q1 है ये Q2 इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो उस बल को 1 पर 2 के कारण बल, तो ये F21 लिखे हैं, तो 1 पर 2 के कारण बल, और इसकी दिशा इधर है, तो इसकी दिशा इधर है, तो ये क्या लिख दिए हैं R1 2, यानी 2 के कारण 1 पर जो लग रहा है बल उसकी दिशा इधर है, तो उसकी दिशा बताने के लिए ये हम लोग R1 2 कैप का प्रयोग किए हैं। ये Q1 इस पर बल लगाएगा तो इधर लगाएगा, तो 2 पर बल लगाएगा 1, तो R21, यानी कि हम लोग बात करेंगे 1 के सापेक्ष Q2 पर बल, तो इसकी दिशा इधर है, तो इसकी दिशा इधर है, तो इसलिए बताएंगे कि Q2 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल की जो दिशा है वो इधर है, इसलिए R21 कैप लगाया गया है। तो F21 निकालेंगे तो वही तो लिखेंगे, 2 1 है तो यहाँ पे 2 1, ये 2 1, लेकिन ये वाला जो बात है और इसमें ये वाला जो बात है ये दोनों बराबर है। तो फिर चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दिशा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन परिमाण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हमने लिख दिया, तो कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। ओके, कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके।
तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार आपके पास बनता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो एफ डायरेक्ट है R1 R2 छोड़ दीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में इसी तरीका से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, तो यहाँ R स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे कैप रहेगा, R स्क्वायर तो यहाँ पर कैप, लेकिन यहाँ पर वेक्टर कर देगा तो यहाँ पर क्यू करेगा। क्यों कहेगा भाई? क्योंकि R कैप जो होता है वो वेक्टर R बटा के वेक्टर R के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वेक्टर R निकालिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? R कैप इंटू वेक्टर R के मैग्नीट्यूड। तो हम आपको समझा रहे हैं कि इस R कैप के वेक्टर R के जगह पर, ये वेक्टर R इसके बराबर है, तो वेक्टर R के जगह पर ये रखिएगा तो एक बार से एक बार कट जाएगा, तो फिर R स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना समझना है कि स्क्वायर रहेगा, सॉरी कैप रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, कैप रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, वेक्टर रहेगा तो क्यू रहेगा। ये कूलम के नियम का सदिश निरूपण है, आपको कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया हुआ है, तो मैंने अभी कंफर्म किया कि कैप रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, वेक्टर रहेगा तो क्यू रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत क्या है? तो भैया दो आवेशों के लिए तो हम लोग कूलम के नियम का उपयोग कर देते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक आवेशों के बीच अगर आवेश जो है वो दो या दो से अधिक होगा तो उनके बीच लगने वाले बल को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत का। तो ये क्या कहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को, दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसको हम समझा देते हैं। दो से अधिक, दो आवेश के लिए तो कूलम का नियम, दो से अधिक आवेशों के उपस्थिति के कारण किसी एक आवेश पर, उपस्थिति के कारण किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला, एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन का उपयोग करते हैं। तो भैया ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यानी ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि किसी आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, तो अब देखते हैं आवेशों के समुदाय में, इसको हम लिख देते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, ये बल के लिए भी काम करता है और विद्युत क्षेत्र के लिए काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के समुदाय या समूह में उपस्थित किसी एक आवेश पर
लगने वाला विद्युत बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस बात को समझिए। मान लेते हैं कि यहां पर बहुत ये कोई आवेश है Q1, यहां पर आवेश एगो Q1 है, Q1 है और ये Q2 है और ये Q3 है, ये Q4 है और बहुत सारा आवेश है। तो ये वाला जो आवेश है इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये भी इस पर बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा। इन दोनों ने जितना बल लगाया, मान लेते ये बल लगाया F1, ये बल लगा रहा है F2 और ये बल लगा रहा है F3 और ये बल लगा रहा है F4। इसी तरीका से बहुत सारे आवेश अगर होते, n आवेश होता तो n बल लगता, तो इस सभी के द्वारा लगाया गया। तो इस पर लगने वाला जो बल है F किसके बराबर होगा? वेक्टर F जो होगा F1 Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, फिर दूसरा F2 Q2 आवेश के कारण, F3 Q3 और ये F4 डैश डैश करते करते हम लोग क्या करेंगे, n रहता तो Fn हो जाता है। ठीक है, अब इसको सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। समझाते क्या है कि अगर बहुत सारा आवेश है तो किसी एक आवेश के कारण लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। एक आवेश के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो भैया सब तो बल लगा ही रहा होगा, तो सबके द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद जो है एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तरह के 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन यानी आपके पास 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। तो इसका फिगर हम लोगों को बनाना होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है और एक यहाँ पर आवेश है, इस पर 9e इलेक्ट्रॉन है और इस पर 4e इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक अन्य आवेश Q, तो दो बार लिखा गया है, एक अन्य आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए। पूछना प्रश्न है कहां रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। संतुलन में रहे, ना उधर जाए ना इधर जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश दूसरे आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो कहां पे रखे कि वो संतुलन में रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए। तो उसके लिए हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी जो है वो कितना दिया गया है, उसके बीच की दूरी दिया गया है, कितना बज रहा है, 2:30 बजेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं R जो दिया है, हमको R दिया गया है, तो इस 9 से हम मान लेते हैं ये ज्यादा है तो इससे दूर रखना पड़ेगा, ये कम आवेश है तो इसके पास रखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर Q आवेश रख देते हैं और ये दूरी जो है हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये पूरा R है, ये x है, तो ये R माइनस के x होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना होगा, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो ये पहले लिख लेते हैं Q1 के कारण बल। तो ये पूरा आप लिख सकते हैं, माना सॉल्यूशन करते हैं तो लिख देते हैं, माना Q आवेश को 9e आवेश से x दूरी पर रखना पड़ेगा, मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पे रखने पर वो क्या होता है, संतुलित अवस्था में रहता है, तो इसके कारण 9e के कारण जो लगेगा बल, इसको मान लेते हैं F1 और उसके कारण जो बल लगेगा F2। तो दोनों का जो परिमाण होगा वो बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि संतुलन में है तभी तो बराबर होगा। संतुलन में रहने का मतलब देखिए, ये आवेश कम था तो इसके पास रख दिए हैं और ये आवेश ज्यादा है तो इससे दूर रखें।
तो संतुलन का मतलब कि दोनों के द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा, तो हमने बराबर कर दिया। अब क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 के जगह पर जो है उसको भी लिखते हैं, ये हो जाएगा 9E इंटू के 4E और बटा के R स्क्वायर। तो R स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। फिर इधर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2, तो 9E इंटू के 4E और बटा के इसके बीच की दूरी कितना दिया है, तो R स्क्वायर माइनस के R माइनस एक्स दिया है, तो R माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो गुरु यहां से तो ये जो चीजें है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? इसमें कोई परेशानी है जी? कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा और भी चीजें कटेगा, लेकिन एक चीज हम गलती लिख रहे हैं। गलती क्या लिख रहे हैं कि इसके कारण जो बल लगेगा 9 इंटू क्यू ना है, तो 9 इंटू क्यू, ये जो आवेश देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा 9 इंटू के क्यू, और इस पर जो लगेगा 4 के कारण, तो ई कितना होगा भैया, तो ई जो होगा 4E के कारण होगा, तो 4E रहेगा और वो किस पर लगाएगा, इस पर ना बल लगा रहा है, तो ये भी हो जाएगा Q। तो ये Q से इस Q को कटा दीजिए, E से इस E को कटा दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच क्या जा रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 9/x स्क्वायर और इधर बच जाएगा 4/के R माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। इसको अब सोल्व करना है, केवल और केवल इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग काम करते हैं, इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका, दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं। तो दोनों तरफ रूट करिएगा तो ये हो जाएगा रूट 9/के एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4/के R माइनस एक्स का द होल स्क्वायर, इधर भी रूट चढ़ा दिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा x। ये 4 है तो हो जाएगा 2 और इस पर स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो R माइनस के x हो जाएगा। अब यहां से हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये कितना मिल जाएगा भैया, ये इधर लेकर के आएंगे तो ये मिल जाएगा 2x और इधर करेंगे तो 3R और माइनस के 3x। तो अब क्या होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर के हो जाएगा 3R, तो x बराबर हो जाएगा 3/5R। यानी हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि उस आवेश को 9E आवेश से कितना दूरी पर रखना पड़ेगा, 3/5R। हम लोग ठीक है आगे देखते हैं। जो है आपके पास आपके पास एक प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं पहले। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखिए 2018 ए में, ए मतलब कि एनुअल एग्जाम, यानी 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है। प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्र में आवेश Q पर परिणामी बल जो है वो 0 है, तो Q/Q, बड़ा Q और छोटा Q का अनुपात बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस Q आवेश पर ये बल लगाएगा, तो ये माइनस आवेश है जिसकी वजह से ये क्या करेगा भाई, ये अपने तरफ खींचेगा। इस पर एक बल लगेगा इधर, इसको मान लेते हैं F1। इस पर एक बल लगेगा, उसको मान लेते हैं ये अपने तरफ ये खींचेगा, ये मान लेते हैं F2। क्यों? क्योंकि ये बल इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ये जो आवेश है इस पर एक बल लगाएगा जो कि इसको इधर भेजेगा, और इस बल को हम मान लेते हैं क्या, F3 बल। तो इस पर परिणामी बल जो है वो हमको 0 बोला है। क्या बोला है? 0 बोला है। तो अगर हम F1 निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, A दिया हुआ है। कितना दिया है? A। तो ये A है तो ये भी A होगा, और ये भी दूरी कितना होगा, A होगा। तो ये वाला निकाला जाएगा तो कर्ण के हिसाब से तो √2A हो जाएगा। ठीक है, कर्ण है। तो अब हम लोग बात करते हैं F1 अगर निकालिएगा, F1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, परिमाण से मतलब है। तो F1 जो होगा KQQ/के R स्क्वायर, R स्क्वायर दैट मीन्स A का स्क्वायर। इसके बीच का दूरी कितना है, ये वर्ग है तो सभी भुजा A होंगे तो A स्क्वायर, और फिर इसके कारण निकालिएगा F2। तो F2 निकालेंगे तो जो है KQQ/के A स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2 समीकरण।
तो परिणामी बल निकाला जाएगा, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो परिणामी बल इधर होगा। तो इन दोनों के कारण F1 तथा F2 का जो परिणामी बल, F1 तथा F2 का परिणामी बल, परिणामी बल जो F निकालेंगे वो हो जाएगा आपके पास कितना, परिणामी बल F हो जाएगा अंडर रूट F1 के स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, नहीं तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होगा। तो F1 का मान आपके पास है अंडर रूट, F1 का मान दिया के क्यू क्यू बटा के ए स्क्वायर का द होल स्क्वायर प्लस ये क्या दिया है F2 स्क्वायर, F2 स्क्वायर दैट मीन्स ये क्या है जी, ये हो जाएगा के क्यू क्यू बटा ए का द होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा इसका द होल स्क्वायर। तो ए गो आम कै गो आम, 2 गो आम, तो इसको अंडर रूट में लिख देंगे, तो 2 के क्यू क्यू बटा के ए स्क्वायर का द होल स्क्वायर, 2 गो हो गया, 1 1 2, तो 2 फंस जाएगा, ये हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 के क्यू क्यू बटा के ए स्क्वायर हो गया, ये एफ बराबर, ठीक है। अगर F3 निकाला जाए, F3 कैसे निकालेंगे, F3 निकालेंगे तो होगा के क्यू और ये भी होगा क्यू, क्योंकि दोनों आवेश क्यू क्यू है क्यू, और इसके बीच की दूरी जो दिया है अंडर रूट 2a का द होल स्क्वायर। तो यहां से F बराबर जो निकल करके आएगा वो के क्यू स्क्वायर और बटा के रूट 2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब प्रश्न से अगर बात किया जाएगा कि प्रश्न में हमने देखा था कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोला है कि परिणामी बल क्या है, 0 है। तो Q पर परिणामी बल, चूंकि Q पर परिणामी बल 0 है, 0 है, इसलिए F बराबर F3, यानी इधर जो बल काम कर रहा है परिणामी बल ये F जो है, और इधर जो F3 है, ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना बल से इधर खींच रहा है ये दोनों मिल करके जितना खींच रहा है उतना ही अकेले इसको ढकेल रहा होगा, तभी तो बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मान हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, और वो कितना दिया है भाई, वो दिया गया है अंडर रूट 2 के क्यू क्यू बटा के ए स्क्वायर, एफ का मान है, और ये जो है F3 है, F3 है। तो F3 का मान कितना दिया है, के क्यू स्क्वायर और बटा के क्या दिया है 2a का द होल स्क्वायर, 2a का द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दीजिए, a को q से a को q काट दीजिए, इस k से इस k को काट दीजिए। तो हमसे पूछा बड़का q बटा के छोटका q, तो आया क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये आया है, इधर बचा हुआ है कितना, इधर हमारे पास बचा है, ये k से k कट गया है, तो इधर बच गया है क्या, 1 मिनट, क्या नहीं कटा है ध्यान दीजिएगा, ये k से ये k कटा है, रूट 2 बचा हुआ है, तो ये है रूट 2q, इधर बचा है मेरे पास q बटा के 2। तो अगर यहां से देखा जाए केवल इसको इधर ला देते हैं, 2 इधर चल जाएगा, तो e हो जाएगा, जैसे ये q इधर आ जाएगा तो ये q बटा के q हो जाएगा, e उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। क्या मिलेगा जी, ये मिलेगा आपके पास 2 रूट 2। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि q बटा के q का मान कितना होगा, तो हो जाएगा 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण अगर हम वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो का लेंथ जो है वो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आवेश का वितरण समझने वाले हैं। आज की क्लास को यही पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।